सुनिए, टॉपिक है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में दो जने, एक तो है हमारा टैक्स पेयर, जी सर। जिसको हम बोलेंगे असेसी, जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करता है। एक है हमारा असेसिंग ऑफिसर, जिसको हम इनकम टैक्स में एओ बोलेंगे और या आईटीओ बोलेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर। अब ये टैक्स पेयर कौन कौन होता है? अगर कोई सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअल, या तो जॉब कर रहा होगा या तो बिजनेस कर रहा होगा, लेकिन अकेला कर रहा है अगर वो इनकम को अकेले अर्न कर रहा है, या तो जॉब करके या बिजनेस करके, जैसा इंडिविजुअल, इसका कोई अलग से पैन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं। जो उसका खुद का पैन कार्ड है, उसी के बेस पे बिजनेस भी कर सकता है, उसी के बेस पे जॉब से भी ले सकता है। सेकंड, व्हाट इज बिल- पार्टनरशिप? अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप हम बनाएंगे। इसका अलग से पैन कार्ड भी बनेगा, अलग से इसका एग्रीमेंट भी होगा। थर्ड वन इज कंपनी। कंपनी कौन होती है? जिसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा होता है, या फिर लिमिटेड शब्द लगा होता है, उसे कंपनी बोलते हैं। अभी प्राइवेट का मतलब है, ये लिमिटेड का मतलब हो गया पब्लिक कंपनी, जिसमें पब्लिक का पैसा लगता है। अब पब्लिक का पैसा कैसे लगता है? शेयर्स के थ्रू लगता है। तो ये तो होगी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट मतलब हो गया जो कुछ कुछ ही लोगों का पैसा इस कंपनी में इन्वॉल्व है, तो हमने बोला प्राइवेट कंपनी। अलग से पैन कार्ड बनेगा, अलग से इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड होती है? एमसीए। उसे गवर्न कौन करता है? आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी। अगर आपको किसी भी कंपनी को सर्च करना है तो आप कहाँ पे सर्च कर सकते हैं? एमसीए पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे। रुकिए, मैं आपको चेक करवाता हूँ कैसे देख के कैसे सर्च करेंगे। अब लेट सपोज मैंने लिखा एमसीए 21, ये आ जाएगा मेरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट्स आ जाएगी, व्यू कंपनी। लेट सपोज मुझे कोई कंपनी सर्च करनी है, कंपनी एलएलपी। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस लेंस वाले पे क्लिक करूंगा। ठीक है, आप किसी भी कंपनी को, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या फिर लिमिटेड कंपनी को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग सर्च करते हैं किसी को, किंग फिशर सर्च करते हैं जी, किंग फिशर। वो किंग फिशर एयरलाइन सुनी थी ना, जो बंद हो गई है, किंग फिशर एयरलाइंस। ये काफी सारी आ गई, मैंने किंग फिशर लिखा तो काफी सारी आ गई। तो मैंने सर्च करा सिर्फ किंग फिशर एयरलाइंस। कंपनी का सेन नंबर आ गया, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसकी फुल फॉर्म है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेन नंबर। हर कंपनी का अपना एक सेन नंबर होता है। ठीक है, कैप्चा डाल लेते हैं, देन सबमिट। जी अभी सर। कंपनी की कुछ डिटेल्स खुल गई है। कंपनी का आरओसी कहाँ पे था? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई थी? कंपनी बेंगलोर में रजिस्टर्ड हुई थी। कंपनी का रेशन नंबर क्या है? वो नंबर आ गया। कंपनी कंपनी की कैटेगरी क्या है? कंपनी थी लिमिटेड बाय शेयर्स, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक का पैसा उसमें लगा हुआ था, पब्लिक कंपनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? मतलब कहां तक कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। पेड अप कैपिटल होती है जिसमें जितना पैसा उसमें इन्वॉल्व है, मतलब पेड अप कैपिटल। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे कंपनी में, कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनी कब थी, वो डिटेल्स आ गई। कंपनी का एड्रेस आ गया, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या था। ठीक है, कंपनी कहाँ से, उसका कॉर्पोरेट एड्रेस भी आ गया। ईमेल आईडी आ गई। कंपनी कैसी थी? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड का मतलब समझते हैं ना, स्टॉक जी सर। एक्सचेंज में लिस्टेड थी उस टाइम पे। कह रहे कंप्लाइंस, इसने कंप्लाइंस कर रखा नहीं कर। अभी इसके ना जो कंप्लाइंस है, नॉट कंप्लाइंस हो चुके हैं। इसके जो डायरेक्टर्स थे, ठीक है, वही भाग गया था, डायरेक्टर विजय माल्या भाग गया था। तो इसके जो बाकी सीए वगैरह थे, सबने कंपनी को छोड़ दिया है। तो कंपनी में नॉन कंप्लाइंस स्टार्ट हो चुके थे बहुत टाइम से। सन 2013 के अंदर लास्ट एजीएम हुई थी, एनुअल जर्नल मीटिंग हुई थी शेयर होल्डर्स की। उसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि कंपनी छोड़ के जा चुका था वो। ठीक है, देन बैलेंस शीट। कंपनी का स्टेटस क्या है? अंडर लिक्विडेशन में, कंपनी बंद होने में जा चुकी है जी। ठीक है, अब ये कंपनी के ऊपर चार्जेस है। चार्जेस का मतलब है कि कंपनी में कितने लोन पेंडिंग है। जब कोई भी कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी, तो बैंक वाला उसके असेट्स पे एक चार्ज क्रिएट करता है, उस चार्ज को एमसीए में अपडेट करता है। अब इसके चार्जेस देखो कितने ज्यादा हैं। देखो, 3, 2, 5,
और दो 7। देखो कितने 100 करोड़ के लोन चल रहे हैं। क्लोज मतलब बंद हो चुका है, और ओपन मीन्स अभी तक वो लोन उसने चुकाया नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोन है, कई हजारों के करोड़ों के लोन चल रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो उसने नहीं चुका है। जो क्लोज है वो बंद हो चुका है। जो ओपन है वो स्टिल अभी तक ओपन है। देखो कितने सारे 600 करोड़ के, 500 करोड़ के, इतने लोन्स पे पेंडिंग चल रहे हैं। डायरेक्टर या फिर सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर कौन है? विजय माल्या। ठीक है जी, बाकी तो शायद आप नहीं जानते हो, बट विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा, काफी बार देखा भी होगा, तो आप इसे पहचान जाएंगे, विजय माल्या। तो आप किसी भी कंपनी की जो रजिस्टर्ड है, एमसीए में, आरओसी में रजिस्टर्ड है, आप उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी भी लिमिटेड कंपनी की आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। एमसी में आप जाएंगे, इस एमसी सर्विसेज में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मास्टर डेटा। मास्टर डेटा के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू कंपनी एंड एलएलपी मास्टर डेटा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ लेंस पे आप क्लिक करेंगे और आप उस कंपनी की डिटेल्स निकाल सकते हैं। कंपनी बनी कब है, उसके डायरेक्टर्स कौन है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ जी, बैक टू अपने अपने पॉइंट पे चलते हैं दोबारा से। इस तरह से आप कंपनी की, आप इसके बारे में निकाल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको हमने बोला कंपनी। जी। एक स्टेटस हम और पढ़ेंगे, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दादा का बिजनेस था, पापा ने भी वही ज्वाइन कर लिया, मैंने भी वही ज्वाइन कर लिया, सब मिलकर एक ही बिजनेस में लगे हुए हैं, तो हमने बनाया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अविभाज्य परिवार। इसका अलग से पैन कार्ड बनता है, इसका अलग से पैन कार्ड बनाना पड़ता है। जो मुखिया है, करता है, उस मुखिया को हम बोलेंगे कर्ता ऑफ द फैमिली। वो जो करता है या मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली, उसके जी। नाम के, उसके द्वारा ये पैन कार्ड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जी। मान लो मुखिया चेंज हो गया, तो पैन, जो मुखिया, आप इस एचयूएफ का पैन तो सेम रहेगा, बट उसके अंदर आप अपडेट करा सकते हैं जी, करता हमारा चेंज हो गया। इसकी भी अलग से डीड बनती है, आपको डीड बनानी पड़ती है पार्टनरशिप की, इसकी एचयूएफ। हमने इन सबको बोला हमने एसएससी। ठीक है, एसएससी कौन हो गया? टैक्स पे, जो टैक्स को जमा करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक बार आईटीओ कि आईटी ऑफिसर कौन कौन से होते हैं, एओ कौन कौन होते हैं। सबसे निचले स्तर पर होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, सॉरी इंस्पेक्टर, सॉरी इंस्पेक्टर। गली गली जाता है, चेक करता है, बट इसके पास ना केस लगाने की ताकत नहीं होती। आपके यहाँ पर आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट करके ले जाएगा, बट आपके ऊपर कोई केस नहीं लगा सकता। अब आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर दी। अब जब हमारे पास पहली बार हमारा केस लगता है, वो लगता है आईटीओ से, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर, इसको हम बोलते हैं लेवल 1, इसको हम बोलते हैं लेवल 1। मान लो अपने अपनी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, आपने गवर्नमेंट को बता दिया जी मेरी इतनी इनकम है। अब इस व्यक्ति को डाउट हुआ, इस इनकम टैक्स ऑफिसर को डाउट हुआ कि आपने जो अपनी इनकम दिखाई है वो गलत दिखाई है, तो ये आपके ऊपर एक नोटिस भेज देगा कि अपनी इनकम को यहाँ पर लेकर आओ, मेरे साथ डिस्कस करो। आपको नोटिस भेज देगा, वो आपको बतानी पड़ेगी जी मेरी इतनी इनकम है। तो उस नोटिस का जो पहला लेवल है वो होता है आईटी, यहाँ से इनकम टैक्स ऑफिसर। इसने आपके अगेंस्ट डिमांड बना दी कि जो आपने इनकम दिखाई है वो गलत दिखाई है। इसने आपके अगेंस्ट डिमांड नोटिस निकाल दिया कि आपको इतना इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है जी, आपने क्या करा, आपको लगा नहीं यार ये तो मेरे साथ गलत कर रहा है, तो आपने इसकी कंप्लेंट ऊपर कर दी, कमिश्नर के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आपने इसकी कंप्लेंट कर दी। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आपने इसकी कंप्लेंट कर दी कि सर ये तो मेरे साथ गलत काम कर रहा है, ये मेरा जबरदस्ती मेरे साथ डिमांड बना रहा है। कमिश्नर ने बोला कि हाँ जो आईटीओ ने करा है वो सही करा है। अब आपको लगा नहीं यार तो कमिश्नर ने भी गलत काम कर दिया। आप अब आपने कहा नहीं यार तो कमिश्नर कंप्लेंट करेंगे। आपने और ऊपर इसकी कंप्लेंट करी, अब की बार कमिश्नर कंप्लेंट करी आईटीएटी के पास, आईटीएटी के पास। अभी आईटीएटी क्या होता है सुनिए, आईटीएटी, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल माने होता है कोर्ट। अब अभी आर्बिट्रल का मतलब क्या है, अभी समझिएगा।
इसका मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कोर्ट के बाहर जाके सेटलमेंट, मतलब ये एक तरह से इनको बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बोलते हैं। आपने सुने होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, कि जहां पर फटाफट केस का निपटारा किया जाता है, तो उनको बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। कोर्ट नहीं होते, बट पावर इनके पास सारी कोर्ट जैसी होती है। आपने किरण बेदी का एक शो देखा होगा जो घर का निपटारा करती थी, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बोला जाता है, फटाफट से केस को निपटारा करने के लिए। अदरवाइज ये किसी नॉर्मल कोर्ट में जाते तो इनको बहुत टाइम लग जाता। ऐसे केसेस को निपटाने के लिए वो आईटीएटी का यूज करते हैं। पावर बिल्कुल कोर्ट जैसी है, ये आपको जेल भी करवा सकते हैं, आपके अगेंस्ट डिमांड भी निकाल सकते हैं, बट ये प्रॉपर कोर्ट नहीं होते। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, आईटीएटी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोर्ट के बाहर जाके सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और ट्रिब्यूनल का मतलब तो कोर्ट ही होता है। ठीक है ना। तो मतलब आप कमिश्नर की कंप्लेंट आप आईटीएटी में जाके कर सकते हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जाके कर सकते हो। फास्ट ट्रैक। आपको लगा नहीं यार, ये तो आईटीएटी ने मेरे साथ गलत कर दिया, मैं तो केस यहां से भी हार गया। आप इसकी कंप्लेंट और ऊपर करोगे हाई कोर्ट में, फिर इसकी कंप्लेंट जाएगी सीधा हाई कोर्ट में। अगर आप हाई कोर्ट से भी हार गए, फिर तो एक लास्ट पैड़ी बची है जी, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सारे केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। हाई कोर्ट लिख के देगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है तो ही जाएगा। दिस केस फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है तो केस जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो ये हमारी होगी हायरार्की कि एसएससी किसे बोलते हैं, इनकम टैक्स किसे बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको आज ना एक इंडिविजुअल का, किसी भी इंडिविजुअल का टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा रहा हूं आपको एक बार। ठीक है, वो सीखेंगे एक बार। इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल जिसकी एज है बिलो 60, उसके लिए। मान लो आपने पूरे साल में एक दो बड़ा और समझने हैं हमको। लेट सपोज आपने 21-22 में पूरी इनकम कमाई। ठीक, इस 21-22 में आपने इनकम को अर्न किया, उसका टैक्स अपन को कब देना है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में हम टैक्स देंगे, 22-23 में हम लोग टैक्स देंगे। जिस साल हम इनकम को कमाते हैं, अर्न करते हैं, उस ईयर को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर, या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स में जिस साल हम इनकम को कमाते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। मतलब आप अगर 21-22 में इनकम कमा रहे हो तो आप उसको बोल सकते हो प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। और उसके जस्ट अगले साल को, आप बोल सकते हो असेसमेंट ईयर। उसके जस्ट अगले साल को आप बोल सकते हो असेसमेंट ईयर। अगर कोई पर्सन आपसे ऐसे बोलता है कि सर मेरा असेसमेंट ईयर 16-17 का केस लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल ईयर 15-16 की बात कर रहा है आपसे। फाइनेंशियल ईयर 15-16 की बात कर रहा है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 14-15 का केस लगा हुआ है, इसका मतलब वो असेसमेंट ईयर 15-16 की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो असेसमेंट ईयर आगे के लिए होता है, और ठीक है जी, और फाइनेंशियल ईयर पीछे के लिए। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो आज केस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर 22-23। मतलब मैं किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जी आपका 21-22 की। मैं बात कर रहा हूं 21-22। ठीक, इस साल की बात कर रहा हूं। इस साल हमने जो भी इनकम कमाई है उसका टैक्स अब कब जा रहा है? अब जा रहा है। ठीक है, इस साल में पे होगा, 22 से 23 में पे होगा। तो इसको हमने बोला असेसमेंट ईयर, उसके पिछले वाले को बोला हमने फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब कैसे निकालना है सुनिए। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स निकालने का तरीका बना रखा है, उसको बोलते हैं स्लैब रेट। जिसकी जिस जो व्यक्ति जिस स्लैब में आएगा उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स को पे करेगा।
गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको गवर्नमेंट को 1 रुपया टैक्स नहीं पे करना, 0%। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है तो गवर्नमेंट कहती है आप हमें 5% पे करो, जितना आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाओगे उसके ऊपर 5% पे करोगे, और जो 2.5 लाख जो बच गया उस पर तो जीरो आई, वो तो जीरो जाएगा। अगर आपने 5 लाख से भी ज्यादा कमाया है, 10 लाख तक, अगर आपने 5 लाख से ज्यादा कमाया है 10 लाख तक, गवर्नमेंट कहती है हम उसके ऊपर लेंगे 20%। 5 लाख से जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर 20%, और पिछले 5 लाख पे तो जो पुराना दिया है उसके हिसाब से। अगर आपने कमाया है 10 लाख से भी ज्यादा, 10 लाख से भी ज्यादा अबव, तो 30%, तो गवर्नमेंट आपसे 30% लेगी। अगर आपने 10 लाख से जितना भी ज्यादा कमाया होगा, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उसके ऊपर गवर्नमेंट लेगी 30%। गवर्नमेंट एक काम और करती है, इस टैक्स के ऊपर एक टैक्स और लेती है, उसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस का मतलब होता है रिजर्व, ये जो पैसा आएगा, ये जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी सेस के नाम पर, वो हेल्थ और एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा। @4% ऑन टैक्स, मतलब इस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स, इनकम के ऊपर टैक्स लगा और टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा। ठीक है, आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको सर क्वेश्चन सिखाता हूं कैसे करना है। मान लो किसी पर्सन की एज है, एग्जाम्पल के लिए 34 एज है जी उसकी, ठीक, इनकम है उसकी 19 lakhs की इनकम है। अब वो किस स्लैब में फॉल करा आपका, लास्ट वाली में फॉल करा। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना कैसे है, आपको पहले लिखना है स्लैब, फिर आपको लिखना है डिफरेंस, फिर आपको लिखना है रेट और टैक्स अमाउंट। स्लैब का मतलब है जिस स्लैब में वो फॉल करा, 19 लाख की इनकम है, किस स्लैब में फॉल करा, वो 10 से अबव में फॉल करा, तो जो स्लैब उसने क्रॉस कर ली, इतनी उसने क्रॉस कर ली, तो वो स्लैब तो आएगी पूरी की पूरी एज इट इज की एज इट इज आपको लिखनी है। उससे ऊपर वाली स्लैब आपको एज इट इज लिखनी है पूरी की पूरी। तो पहले था कि उसने जो इनकम कमाई थी 0 से लेके 2.5 लाख, वो हमने लिखा। इन दोनों का हमको निकालना है डिफरेंस, तो 2.5 लाख में से 0 माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस आएगा 2.5 लाख का। उस पर रेट लगा हुआ है 0%। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपको, इसको और इसको, मतलब डिफरेंस को रेट को मल्टीप्लाई करना आपस में। अगर आप किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0। आप चाहो तो 2.5 लाख का आंसर डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो क्योंकि उसका आंसर 0 आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लैब आपको लिखनी है पूरी की पूरी, 2.5 लाख से 5 लाख, इन दोनों का डिफरेंस। 2.5 लाख में से 5 लाख गए, आपका आया 2.5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 5%। आपको 2.5 लाख का 5% निकालना है, आंसर इज 12,500। 5 लाख से 10 लाख, क्योंकि आपने 10 लाख वाली भी क्रॉस कर ली है, आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपने ये भी क्रॉस कर ली है। ठीक है, 10 लाख में से 5 लाख गए, हमारा डिफरेंस बचा 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 20%। 5 लाख का 20%, 1 लाख। आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 10 लाख से अबव हम लोग कहां तक पहुंच पाए हैं, 19 लाख तक। हम लोग कहां तक पहुंच पाए, 19 लाख तक। 10 लाख से 19 लाख, 19 लाख में से 10 लाख गए, डिफरेंस बचा जी 9 lakhs का, मल्टीप्लाई बाय 30%। 9 लाख का 30%, 2,70,000। अब आपको ये सारा का सारा टैक्स जोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया जी 2 लाख, 3 लाख, 3,82,500।
3,82,500। सारा टैक्स जोड़ने पे आ गया हमारा 2,82,500। ठीक। अब गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लेना है, तो हमें इसमें एक टैक्स और जोड़ना है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस का मतलब रिजर्व। ये जो पैसा आया है 4%, इस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स 4%। ठीक। कैलकुलेटर खोल लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4%, 15,300। 3,82,500 का 4% आया 15,300। उसको भी लिख लेते हैं, 15,300। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। दोनों को जोड़कर ये हमारा क्या फाइनल आंसर। अगर किसी पर्सन की 19 लाख रुपए की इनकम है तो इतना टैक्स तो कंफर्म पे करेगा, इतना टैक्स पे करेगा। ऋषिकेश जी, जी सर। आ, ये समझ में आया आपको? जी समझ में आया सर। हाँ 19 लाख एक पे जो क्वेश्चन, आएगा। हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप अभी अभी करिए, ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए एक बार, ये फॉर्म ये लिख लीजिएगा ऊपर का जो मैंने लिखा है, इसको लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अभी करिएगा, ताकि आपकी मैं जो बाद प्रॉब्लम में है भी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन मुझे समझ में आपका आ गया है। आपने जो ये ठीक है। 3,82,500 रुपये निकाला है, हाँ जी, हाँ जी। ये टैक्स पर है। हाँ कितने इनको अमाउंट पे जोड़कर, टैक्स देना होगा? इनको पेएबल जोड़कर। हाँ इतना पेबल है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। हाँ हाँ। ठीक, मैं सॉरी आपको सर, एक तो एग्जांपल। हाँ पूछिए और ये पूछिए। 15,300 क्या है सर ये? ये गवर्नमेंट क्या कहती है, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर एक टैक्स और लेती है हमसे। हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर हमसे एक टैक्स और लेती है, ये वाला 4%। हाँ हाँ, तो हाँ वो इसी पेएबल पे लगेगा ना, तीन लाख इसी पेबल पे बिरासी हजार लगेगा 3 लाख, हाँ 3,82,500 पे 4% हमें लगेगा, तो आपका आ जाएगा 15,300। फिर हमें इन दोनों जोड़ देने हैं, इन दोनों को प्लस करना है। ये टोटल हो गया 3,97,800 रुपये। हाँ, तो ये फाइनल टैक्स है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। जी। दिस इज फाइनल टैक्स। ठीक है, मैं आपको ठीक एक एग्जांपल और देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक एग्जांपल और लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। जैसे आपने स्लैब बनाया हाँ 19 लाख का, तो हाँ। 10 लाख ये 9 लाख पर आपने टैक्स लगा दिया, तो ठीक जो है। 10 है वो अदर स्लैब के लिए भी तो टैक्सेबल है। हाँ जो स्लैब है वो सबके लिए है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अभी 7 लाख की इनकम लिखी, मैं आपको उसका निकाल के दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, इसका सीखिए एक बार, आपको आइडिया जाएगा। मान लो किसी की इनकम है, फॉर एग्जांपल के लिए 7 लाख की इनकम है। हाँ आपको लिखना है स्लैब, डिफरेंस, रेट और टैक्स अमाउंट। आपको जो 7 लाख की इनकम है, इसका मतलब उसने सिर्फ कौन सी क्रॉस करी, उसने सिर्फ ये दोनों क्रॉस करी है बस। ठीक है ना, ये जो दोनों क्रॉस करी है सिर्फ हमको यही लिखनी है पूरी पूरी, इसको लिखते हैं पूरा पूरा। ठीक है, 0 से लेके 2.5 लाख तक। 0%। 0%, सीधा मैं 0 लिखता हूं। 2.5 लाख उसके से बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक, इन दोनों का डिफरेंस आया 2.5 लाख का। रेट आया 5%, पहले वाले का 0 रेट था। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर इज 12,500। अब इस पर्सन ने 5 लाख से 10 लाख तो क्रॉस ही नहीं करी, ये 10 लाख को तो क्रॉस कर नहीं पाया, सॉरी इसने सिर्फ 5 लाख को क्रॉस करा, चला है ना। गया। ऋषिकेश वॉइस आ रही है आपको? ये कहां तक पहुंच पाया, ये 5 लाख से 10 लाख तक नहीं पहुंच पाया, ये कहां तक पहुंच पाया, कुल 7 लाख तक पहुंच पाया। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 2 लाख का। 7 लाख में से 5 लाख माइनस करे, डिफरेंस आया 2 लाख का। 2 लाख पे 20%, 2 लाख पे 20%, द आंसर इज, हाँ जी आंसर कितना आएगा, 40,000।
फिर हमने इन तीनों को जोड़ दिया, 52,500। फिर हमने प्लस करा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसके ऊपर 4%। ठीक है जी, इसके ऊपर 4%। 52,500 का 4%, 2100 रुपये। फिर हमने इनको सम कर दिया। ये हो गया हमारा फाइनल टैक्स, दिस इज हमारा फाइनल टैक्स।